हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीजीटी का या 11th-12th का कंटेंट और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा। इस लेक्चर में जो सबसे पहले हमने टॉपिक लिया है उसका नाम है काइनेमेटिक्स या गतिकी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम पेपर्स में इसके कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस पैटर्न पे आते हैं, उनको धीरे धीरे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे या जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा वैसे वैसे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं या रिलेटेड पीवाईक्यूज़ हैं उनको सॉल्व करेंगे। पीजीटी के लेक्चर्स को स्टार्ट करने से पहले, इनको समझने से पहले आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली, आप सभी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप सभी स्टूडेंट्स एमएससी किए हुए हैं, तो अक्सर हमको देखने को मिलता है कि आप सभी लोग पीजीटी के कंटेंट को या 11th-12th के सिलेबस को बहुत लाइटली लेते हैं, बहुत इजी गोइंग लेते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत नहीं करना चाहते। लेकिन आपको इस गलत फहमी में नहीं रहना है, क्योंकि ये जो कंटेंट है जो आपको पढ़ाया जाएगा ये आपको लेक्चरर बनाने की या पीजीटी टीचर बनाने की क्षमता रखता है। और आप सोचिए कि केबीएस, पीजीटी या एनबीएस या ईएमआरएस, पीपीएससी, एमपी, जितने भी स्टेट्स हैं राजस्थान और हरियाणा को छोड़कर, उन सब में केवल पीजीटी के सिलेबस से या 11th-12th के सिलेबस से ही लेक्चरर या पीजीटी टीचर बना दिया जाता है। राजस्थान में और हरियाणा में ही केवल 11th-12th के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन पूछी जाती है। तो कुल मिला के हम इस बात से ये कहना चाहते हैं कि जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से रिलैक्स होके पढ़िए, उसको अच्छे से समझिए, क्योंकि ये कंटेंट आपको समझ में आएगा तो ही आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। दूसरी बात, यहाँ हम लेक्चर को किस तरीके से समझाने वाले हैं उसका एक बार ब्रीफ कर देते हैं। लेक्चर्स में सबसे पहले आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा रिलेटेड टू टॉपिक, जो भी टॉपिक है, और बेसिक का मतलब बिल्कुल ग्राउंड लेवल का होगा, बिल्कुल जीरो लेवल का होगा। हो सकता है आपको बहुत बेहतर फिजिक्स आती हो सकता है कि आप फिजिक्स नहीं जानते हो, बहुत कम जानते हो। तो उन दोनों तरीके के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करेंगे, जैसे व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज़ द डिस्टेंस, दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, त्वरण क्या है, वेग क्या है। हो सकता है आपको लगे कि क्या बच्चों जैसी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये जो बेसिक बातें हैं, ये जो डेफिनेशंस हैं, ये जो रिलेशंस हैं, उनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक डेटा आप एग्ज़ाम पेपर को एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक एग्ज़ाम पेपर में ऑलमोस्ट 50% जो क्वेश्चंस हैं जो थियोरेटिकल वे में या लैंग्वेज के वे में अरेंज किए जाते हैं। तो ये जो बेसिक डेफिनेशंस होंगी, ये जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होंगे, ये आपको न्यूमेरिकल पे पकड़ मजबूत करवाएंगे और नए नए टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए अप्रोच भी देंगे। तो लेक्चर में केवल आपको रिलैक्स होकर सुनने का काम करना है, धीरे धीरे आपको लेक्चर समझना है। और ये जो स्लाइड्स हैं बोर्ड पे हम जो भी पढ़ाएंगे वो आपको, जो हमारा एप्लीकेशन है पीजीटी फिजिक्स पॉइंट, वहाँ आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट निकलवा सकते हो। जो स्टूडेंट नहीं लिखना चाहते वो प्रिंट निकलवा के अपने पास एज अ नोट्स रख सकते हैं। लेकिन हमारी तो यही कहना है कि आप सब लोग इसको लिखें, जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीज़ें जाएं और आपके जो टॉपिक्स हैं, जो पैटर्न हैं, वो इजी वे में अरेंज हों और डेवलप हों। ठीक है, चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम काइनेमेटिक्स है और पूरी काइनेमेटिक्स में जो एक वर्ड सबसे ज़्यादा रिपीट होगा या जिससे काइनेमेटिक्स बन रही है उसका नाम है मोशन। मोशन क्या है, इसको समझने के लिए इससे पहले एक टॉपिक और जानना पड़ेगा जो इसी के साथ लिंक करता है, दैट इज रेस्ट। बहुत बेसिक है, आपको पता होगा क्या होता है रेस्ट। रेस्ट को कहते हैं विराम। तो चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मोशन की बड़ी सिंपल डेफिनेशन है कि किसी भी पार्टिकल की स्थिति या उसकी पोजीशन टाइम के साथ यदि बदल रही है तो वो मोशन में है, और पार्टिकल की स्थिति टाइम के साथ नहीं बदल रही है तो वो रेस्ट में है। जैसे हम यहाँ खड़े हुए हैं
तो हम t बराबर 0 सेकेंड पर भी यहीं थे, t बराबर 1 सेकेंड पर भी यहीं खड़े हैं, 2 3 4 5, टाइम बढ़ता जा रहा है, हम यहीं हैं, तो हम हो जाएंगे रेस्ट में। क्यों? क्योंकि टाइम बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रही। लेकिन टाइम बढ़ रहा है, हमने पहले हम यहाँ थे, अब यहाँ आ गए, फिर यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, तो हम किस में आ जाएंगे? मोशन में। तो मोशन क्या है? पोजीशन चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब इसको ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एग्जाम पेपर में एक क्वेश्चन आया था, बहुत बेसिक सा था, लेकिन उसको अभी हम क्लियर करेंगे। माना ये पोजीशन है, मतलब स्थिति है, और ये है टाइम, और हम देखते हैं किसी कण की स्थिति को। तो माना t बराबर 0 सेकेंड पर पार्टिकल जो था वो था इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया कि सर ये x1 है। ठीक है, हमने देखा कि जैसे टाइम 1 सेकेंड हुआ, पार्टिकल नहीं चेंज हुआ, उसी जगह खड़ा रहा, उसकी कंडीशन अभी भी कितनी है? पोजीशन x1। हमने देखा टाइम 2 सेकेंड हो गया, टाइम 3 सेकेंड हो गया, लेकिन पार्टिकल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में ये जो ग्राफ बनेगा ये कहलाएगा किसका? रेस्ट का। क्यों? क्योंकि टाइम तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन टाइम बढ़ने के साथ साथ पोजीशन नहीं चेंज हो रही, पोजीशन वही बनी हुई है। अब सोचो, यदि हम एक स्थिति और टाइम के बीच में ग्राफ बनाएं जिसमें 0 सेकेंड पर पोजीशन वही x1 थी, लेकिन जब हमने 1 सेकेंड पर स्थिति देखी तो पार्टिकल की पोजीशन बढ़ गई या यहाँ पहुँच गया, 2 सेकेंड पे देखा तो पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, 3 सेकेंड पे देखा तो पार्टिकल यहाँ आ गया। तो कहने का मतलब समय बढ़ रहा है तो पार्टिकल की स्थिति बदल रही है। यहाँ हमारा जो कंसर्न है या हमारा जो पॉइंट है वो घटना बढ़ना नहीं है, हमारा कहना है कि टाइम के साथ स्थिति बदलनी चाहिए, पार्टिकल की पोजीशन बदलनी चाहिए। तो ये जो ग्राफ है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? मोशन को, और मोशन को हिंदी में कहते हैं गति। ठीक है, अब इस मोशन से जुड़े हुए काइनेमेटिक्स में कई सारे क्वांटिटीज़ हैं, राशियां हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, जैसे दूरी मतलब डिस्टेंस, और उसके बाद हम इन दोनों को समझेंगे, फिर वेलोसिटी और स्पीड की तरफ चलेंगे, चाल और वेग की तरफ चलेंगे। तो अब हमारा जो टॉपिक है, हाँ जी, अभी हमने 2 वर्ड बोले थे, एक था डिस्टेंस जिसको कहते हैं हिंदी में दूरी, और इसी से जुड़ा हुआ एक वर्ड है उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं आपको सबको पता है? विस्थापन। चलिए इसको डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं। बड़ी छोटी सी और स्पष्ट डेफिनेशन है, कोई भी पार्टिकल या कोई भी कण जब यात्रा करता है या मोशन करता है तो किसी न किसी रास्ते को कवर करता है या किसी न किसी रास्ते पर जाता है। तो कण के द्वारा तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई क्या कहलाएगी? डिस्टेंस। मतलब कण जहाँ जहाँ गया है उसकी टोटल लंबाई को आप जोड़ लीजिए, आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। लेकिन उस रास्ते की मिनिमम लंबाई, मतलब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की जो मिनिमम दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर डेफिनेशन को लिखवाते हैं। देखिए, माना किसी पार्टिकल की पॉइंट ए पर स्थिति है और यहाँ से वो 4 मीटर की डिस्टेंस तय करके पॉइंट बी तक जाता है। बी के बाद वह अपनी यात्रा को सी तक तय करता है और ये डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 3 मीटर कवर करता है। तो ए से लेके सी तक टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? तो आप कहेंगे कि माना कोई पार्टिकल था, कोई व्यक्ति मान लीजिए, और ये व्यक्ति पहले ए से चल के बी पे गया, बी से चल के सी पे गया, तो ए से लेके सी तक उसने टोटल डिस्टेंस कैसे कवर की? ए से लेके बी तक सर 4 मीटर, बी से लेके सी तक 3 मीटर, तो टोटल कितना आया? 7 मीटर। कुल मिला के डिस्टेंस में या दूरी में कुल लंबाई निकालनी है 4 + 3। लेकिन बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए प्रारंभिक बिंदु मतलब ए पॉइंट
अंतिम बिंदु मतलब सी पॉइंट के बीच की मिनिमम लेंथ चाहिए। और मिनिमम लेंथ को निकालने का तरीका होता है, इनिशियल पॉइंट पे खड़े हो जाइए, फाइनल की तरफ देखिए और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये जो लाइन आएगी ये हमारे डिस्प्लेसमेंट को शो करेगी। बात को ध्यान से समझना, कभी कभार जल्दबाजी में हम इस लाइन को इस तरीके से भी ड्रॉ कर देते हैं। दोनों लाइन इक्वल हैं लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। दोनों का मतलब अलग अलग कैसे है? ये ए से सी की तरफ है, मतलब इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और ये सी से ए की तरफ है, मतलब डायरेक्शन नीचे की तरफ है। और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, जो विस्थापन है, ये एक कैसी क्वांटिटी है? एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। सदिश का मतलब आपको पता है? सदिश का मतलब होता है एक ऐसी राशि, एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, परिमाण भी हो और दिशा भी हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर, और उस ए वेक्टर में क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड होगा और उसके पास डायरेक्शन होगी। हम मैग्नीट्यूड को ए भी लिख देते हैं और ये इसकी डायरेक्शन ए कैप हो गई और ये हो गया हमारा ए वेक्टर। यदि हमको डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है तो हम ए वेक्टर में डिवाइड करते हैं ए का, और जब हम आपको वेक्टर पढ़ाएंगे, सदिश पढ़ाएंगे, तो उसको वहाँ जाके कहेंगे यूनिट वेक्टर। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो विस्थापन है ये एक सदिश राशि होने के कारण इसकी डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आगे जो न्यूमेरिकल करवाएंगे ये तो केवल समझाने के लिए बहुत बेसिक सा एग्जांपल लिया है। जब आगे हम न्यूमेरिकल करवाएंगे तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पूछी ही जाती है। अच्छा, ये सदिश राशि है तो ये डिस्टेंस क्या होती है? स्केलर। स्केलर का मतलब ये अदिश राशि होती है। ठीक है, चलिए तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया ना कि ये ऊपर वाला जो वेक्टर है ये गलत होगा, तो अपन लोग इसको ड्रॉ करने का एक ही कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे कि इनिशियल पॉइंट पे खड़े हो जाएंगे और फाइनल की तरफ देखेंगे और सीधी लाइन खींचेंगे। चलिए, तो इसकी लंबाई कैलकुलेट करने का कई सारे तरीके होते हैं। मैथमेटिकली टूल कोई भी इस्तेमाल कर लो, जैसे यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, तो ये हो गया बेस मतलब आधार, ये हो गया परपेंडिकुलर मतलब लंब, तो ये कर्ण को व्यक्त करेगा। और यहाँ जो कैलकुलेशन आएगी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 मीटर, तो हमारा 5 मीटर आंसर होगा। अब डायरेक्शन की वैल्यू क्या है वो हम अगले जो क्वेश्चंस होगा उसमें डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो 5 मीटर क्या होगा हमारा? डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कुछ खास इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको हम बता रहे हैं। वो बातें क्या हैं? ये कुछ खास पॉइंट्स हैं इसके। जैसे ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस में हमने कहा था ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसको अभी हमने आपके सामने एक्सप्लेन किया था। ये एक्चुअल लेंथ है। एक्चुअल लेंथ का मतलब क्या है कि वास्तविक लंबाई जो उसने तय की है। फॉर एग्जाम्पल ए से लेके सी तक वास्तविक लंबाई क्या थी? ए से बी तक गया था, बी से सी तक गया था। और हो सकता है वो पार्टिकल जो है अपनी यात्रा को ए से बी तक ना करके ए से लेके डी तक करता, फिर वापस यहाँ जाता, यहाँ से यहाँ आता। तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते? इस पार्टिकल की यहाँ तक जाने की दूरी प्लस यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक। तो कुल मिला के कहने का सीधा सा मतलब है कि डिस्टेंस जो है वो उस रास्ते की जो एक्चुअल लंबाई आपने तय की है या टोटल लंबाई जो तय की है उसको आप उसमें लिखेंगे। और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो मिनिमम लेंथ को शो करेगा, मतलब कम से कम जो लेंथ आपने किस किस के बीच में, उसके प्रारंभिक बिंदु और लास्ट के पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो किसको एक्सप्लेन करेंगे? डिस्प्लेसमेंट को। चलिए, ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव है। अब कैसे है इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। देखिए, माना हमारे पास एक 100 मीटर की छत है। ठीक है, 100 मीटर की मतलब एक मीनार है जिसकी छत पे आप खड़े हो और एक बॉल को आपने ऊपर की तरफ फेंका,
और माना बॉल जो है 100 मीटर ऊपर चली गई। उसके बाद जब बॉल वापस लौट के आई तो जब बॉल वापस लौट के आएगी तो वो जमीन पे जाके टकराने वाली है। तो बताइए, यदि वो ए से अपनी यात्रा को स्टार्ट करती है और बी पे पहुंचती है, बी के बाद हमने कोई पॉइंट मान लीजिए ये बीच वाला पॉइंट है दैट इज सी, और सी के बाद लास्ट पॉइंट है डी। तो हम आपसे पूछें कि कण की कंप्लीट जो यात्रा है उसमें दूरी कितनी है, डिस्टेंस। आप कहेंगे सर पार्टिकल ए से लेके बी तक गया, बी से लेके डी तक गया, तो डिस्टेंस कैसे निकालें। ए से लेके बी तक कितना कवर किया है उसने, 100 मीटर। फिर वो बी से लेके वापस यहाँ तक आया है तो ये डिस्टेंस कितनी है सर, ये भी 100 मीटर है। बताइए वो यहाँ से लेके यहाँ तक आया तो ये भी कितनी है, ये भी 100 मीटर है। तो आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस हमेशा कितनी हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन अब देखना, हम पूछते हैं सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट बताइए। आप कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट तो बड़ा आसान है, कैसे। इनिशियल पॉइंट कहाँ है उसका, ए, फाइनल पॉइंट कौन सा है, डी। तो ए से डी की तरफ लाइन खींचिए तो ये जो है ये इतना सा, ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 100। लेकिन डायरेक्शन कहाँ है उसकी, नीचे की तरफ। पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो डायरेक्शन के कारण हम इसको -100 मीटर लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कन्वेक्शन होता है, मान्यता होती है। आप जहाँ से कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन का मतलब जहाँ से आप प्रैक्टिकल को कंप्लीट कर रहे हैं, वहाँ ओरिजिन मान लेते हैं। उससे ऊपर क्या लेते हैं, पॉजिटिव वाई, नीचे क्या लेते हैं, नेगेटिव। इधर लेते हैं पॉजिटिव और इधर लेते हैं नेगेटिव, आप सब जानते हैं। तो वैसे ही हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से बॉल को फेंका गया है तो इसको ओरिजिन मान लेते हैं। इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इसके नीचे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इधर यदि जाएगी तो पॉजिटिव और इधर जाएगी तो नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, यहाँ से लेके यहाँ तक -100 मीटर। इसके अलावा बताइए, यदि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है बट ए से लेके केवल बी तक, चलिए हम ऐसा करते हैं इसको और बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। एक सेकंड रुकिए, चलिए, क्योंकि हमको कुछ खास बातें आपको समझानी है, वो इस तरीके से पॉसिबल है। हाँ जी, आपको निकालना है, अगला हमारा क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है ए से लेके बी तक और आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है ए से लेके बी तक। बताइए क्या आंसर होगा, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन है आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है ए से लेके सी तक और आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है ए से लेके सी तक, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, ये जो 3 क्वेश्चन आप कर लोगे तो इसमें लिखे हुए सारे पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे और आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। हाँ जी, बताइए क्या आंसर है आपके। डिस्टेंस फॉर ए से लेके कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट को अपन लोग x मान लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट x है। तो a से लेके x और बताइए डिस्प्लेसमेंट a से लेके x, बताइए क्या क्या आंसर है। तो आप कहेंगे a से लेके b, यहाँ से पार्टिकल यहाँ तक पहुँचा तो उसने कितनी दूरी तय की यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में, 100 मीटर। और a से लेके बी तक, तो इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा इस केस में ए और फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा बी। तो ए से बी तक लाइन खींचेंगे तो वापस क्या मिल जाएगा, 100 मीटर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं, ठीक है, यदि पार्टिकल सीधी डायरेक्शन में बिना मुड़े काम कर रहा है या गति कर रहा है। दूसरी बात, दूसरे क्वेश्चन को कीजिए, डिस्टेंस फ्रॉम ए से सी, तो ए से लेके वो बी तक गया, बी से लेके वो सी तक आया, तो यहां तक उसने डिस्टेंस तय की है। तो ए से लेके बी तक कितनी है, 50 मीटर, सॉरी 100 है ना, माफ करना 100 है, तो 100 मीटर, ओके। फिर बी से लेके सी हमको पता है, हमने कहा था कि बीच में है, तो ये कितना हो जाएगा 50 मीटर और ये भी कितना हो जाएगा 50 मीटर। तो कितना ऐड करोगे,
50, तो आंसर कितना आया 150 मीटर। ये क्या आ गया डिस्टेंस। आप देख रहे हो समय के साथ ये बढ़ता है, लेकिन ए से लेके सी, अब ये हमारा पॉइंट क्या होगा फाइनल पॉइंट। तो ए से लेके सी तक जब लाइन खींचोगे तो ये लाइन केवल 50 मीटर की आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे वो लिखेंगे 50 मीटर। तो यहाँ दोनों बराबर थे, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है और डिस्प्लेसमेंट कम है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा बढ़ती है। इसके अलावा देखो डिस्टेंस बताइए ए से लेके एक्स तक, मतलब पार्टिकल यहां से चला और लौटकर इसी पॉइंट पे वापस आ गया। तो ए से लेके जो एक्स तक की डिस्टेंस है आप क्या देख रहे हैं, यहां से यहां तक 100 और यहां से यहां तक वापस 100, कितना हो गया 200 मीटर। लेकिन यहां से ए से और जो एक्स पॉइंट है वो एक ही पॉइंट पे है। आप देखिए, आप ये मत समझना कि सर पार्टिकल यहां से यहां तक भी चला है। हम समझाने के पर्पज से ये जो एक्स डायरेक्शन की मोशन है इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। पार्टिकल को यदि आप फेंकोगे तो लौट के उसी पॉइंट पे आएगा, लेकिन अपन इसको समझाने के लिए इस एक्स जो डायरेक्शन में मोशन है इसके डिस्प्लेसमेंट को नेग्लिजिबल मान रहे हैं। ठीक है, तो हमने जिस पॉइंट से फेंका लौट के उसी पॉइंट पे आ रहा है, तो हम देखेंगे कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स पॉइंट पे कितना हो जाएगा 0। तो इन तीनों बातों से क्या पता चल गया कि यहाँ जो दूरी है वो ऑलवेज क्या है पॉजिटिव। यहाँ 100 मीटर थी, यहाँ 150 हो गई, वहाँ 200 हो गई और यहाँ 300। तो दूरी हमेशा क्या होगी समय के साथ बढ़ेगी, चाहे पार्टिकल लौट के जाए चाहे पार्टिकल सीधा निकल जाए। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है। देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। और 0, पार्टिकल लौट के उसी पोजीशन पे आ गया तो भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज विद टाइम, समय के साथ पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में जाए लौट के वापस आए डिस्टेंस हमेशा बढ़ती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट समय के साथ घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से इसको और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हमारे पास एक सर्किल है और इस सर्किल में पॉइंट ए से कोई कण अपनी यात्रा स्टार्ट करता है और स्टार्ट करके वो अपनी यात्रा को यहाँ बी तक कंप्लीट करना है। यदि इसकी जो रेडियस है वो अपन आर मान लें, तो बताइए पार्टिकल द्वारा ए से बी तक गति करने में डिस्टेंस कितनी कवर की और डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की। हाँ जी, आप हमें आंसर दे सकते हैं चाहें तो। आप कहेंगे सर बड़ा सिंपल सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये पार्टिकल यहाँ आया होगा, यहाँ आया होगा, यहाँ आया होगा। तो यदि ये डिस्टेंस पता लग जाए, ये आर्क, ये चाप जो है ना, ये चाप हाफ सर्किल, तो हमारा काम हो जाए। तो आपको पता है पूरे सर्किल की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर। ए से लेके बी तक आधा है तो आप भी आधा कर दीजिए, कितना आया पाई आर। तो कहने का मतलब ए से लेके बी तक की डिस्टेंस कितनी है पाई आर। अब इनिशियल पॉइंट क्या है ए, फाइनल पॉइंट क्या है बी, तो ए से बी की तरफ लाइन खींच दीजिए। तो ये टोटल क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेंटर होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होती है रेडियस, यहाँ से लेके यहाँ तक भी रेडियस, तो रेडियस प्लस रेडियस कितना हो गया 2r। तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। आप कहेंगे सर ये तो कॉमन सी बात है, इसको समझाने की क्या जरूरत है। अब सोचो आप, पार्टिकल यहाँ से चल के बी तक पहुँचा था ना, अब पार्टिकल यहाँ से चल के सी तक पहुँच गया, ऐसे यात्रा की है उसने। तो इस केस में बताइए कि आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट घटेगा कि बढ़ेगा। आप कहेंगे सर डिस्टेंस तो बढ़ गई लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा घट जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल भी इसको शो करता है। अब कितना डिस्प्लेसमेंट है वो अभी न्यूमेरिकल में हम क्लियर करने वाले हैं। तो ये बेसिक से पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं एक न्यूमेरिकल की तरफ। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि विच ग्राफ इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बेस पे आप ये जज कीजिए कि इनमें से कौन सा ग्राफ सही है, और ये पोजीशन को एक्सप्लेन करता है, ये टाइम को, ये पोजीशन को और ये टाइम को। जरा बताइए क्या आंसर होगा। देखिए आपने कोशिश कर ली होगी, ये
क्या डिस्टेंस का ग्राफ हो सकता है क्या? पहले ये बताइए। आप कहेंगे सर हो भी सकता है और नहीं भी, हमको कैसे पता चलेगा? देखो हम बताते हैं। समय के साथ टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 सेकंड। हम क्या देख रहे हैं, यदि ये माना दूरी है, क्या है, यदि ये डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी डिस्टेंस है, तो समय के साथ पहले तो दूरी बढ़ी, फिर समय के साथ दूरी वापस घट गई। ये कभी पॉसिबल नहीं होता। जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो हमेशा समय के साथ बढ़ती है। इसलिए ये ग्राफ कभी भी डिस्टेंस का नहीं हो सकता, दूरी का नहीं हो सकता, क्योंकि पहले दूरी बढ़ रही है फिर घट रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये ग्राफ किसका नहीं है? ये ग्राफ दूरी का नहीं है। अब हम चेक करते हैं क्या ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट का है क्या? तो जरा चेक कीजिए। पहले इस टाइम पे पार्टिकल यहाँ था, उसके बाद पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, उसके बाद पार्टिकल यहाँ पहुँच गया। कोई बात नहीं, पार्टिकल पहले डिस्प्लेसमेंट बढ़ा फिर डिस्प्लेसमेंट घट गया। तो ऐसा डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। तो ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा, ये केवल और केवल डिस्प्लेसमेंट को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ओके। अब बताइए ये डिस्टेंस को करेगा कि डिस्प्लेसमेंट को? तो हमारा ये कहना होगा कि ये ग्राफ किसी को भी व्यक्त नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि ये एक ऐसा पॉइंट है टाइम का, माना इसको t बराबर 1 सेकेंड मान लेते हैं। तो t बराबर 1 सेकेंड पर पार्टिकल की स्थिति यहाँ भी है और आप ऊपर की तरफ बढ़ाओगे तो पार्टिकल की स्थिति यहाँ भी है। कहने का मतलब यहाँ एक ही टाइम पे कण यहाँ भी पाया जाता है और इस स्थिति पे भी पाया जाता है, जो कि संभव नहीं है। एक कण एक ही जगह पाया जा सकता है, तो इसलिए ये ग्राफ ठीक नहीं होगा। सिमिलरली ये भी, जैसे ये कोई हमने पॉइंट ले लिया टाइम, तो टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम के साथ साथ हम क्या देखते हैं, एक पार्टिकल कोई भी, क्योंकि ये किसी एक पार्टिकल का ग्राफ है, तो t बराबर माना 2 सेकेंड का टाइम है, तो t बराबर 2 सेकेंड पे पार्टिकल यहाँ भी था, हमने ऊपर जरा रख देखा पार्टिकल यहाँ भी था, और हमने यहाँ देखा तो पार्टिकल यहाँ भी था। तो ये ग्राफ कहना चाहता है कि t बराबर 2 सेकेंड पर कोई भी कण जो है वो x1 पोजीशन पे भी मिलता है, x2 पे भी मिलता है और x3 पे भी मिलता है। तो इसलिए ये ग्राफ पूरी तरीके से क्या होगा, गलत होगा, और ये ग्राफ भी पूरी तरीके से गलत होगा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। ये संभव नहीं है। क्या ये संभव है क्या? यस सर, ये संभव हो सकता है। कैसे हो सकता है? ये क्या है, ये ऊपर प्लस में है, x है, नीचे क्या होगा, माइनस में, और ये क्या है, टाइम। तो हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी कण -x वाले पोजीशन पे था और धीरे धीरे बढ़ के ऊपर की तरफ आ गया। आप कहेंगे सर -x में कण कैसे हो सकता है? ये तो हमेशा कण की स्थिति तो पॉजिटिव होनी चाहिए। माइनस यदि हमारे फिजिक्स में लगाया जाता है तो वो लगाया जाता है केवल और केवल डायरेक्शन के कारण। तो इस ग्राफ को यदि फिजिकली आप समझना चाहते हो तो ऐसे समझो कि ये +x डायरेक्शन है, ये -x डायरेक्शन है, और कण जो है t बराबर 0 सेकेंड पे यहाँ रखा हुआ था, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -2 मीटर। तो पार्टिकल की स्थिति भी क्या है, माइनस में। फिर पार्टिकल ने समय के साथ चलना स्टार्ट किया और चल के पहुँच गया वो यहाँ पे। तो पहले पार्टिकल कहाँ पे था, माइनस में, फिर चल के कहाँ पहुँचा वो, बीच में, फिर आगे ऊपर निकल गया, तो पार्टिकल हमने ऊपर निकाल दिया। तो ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, केवल और केवल डिस्प्लेसमेंट का। क्या डिस्टेंस संभव है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। चलिए एक ग्राफ और देते हैं, ठीक है। माना ये हमारे पास कोई ग्राफ है, ये t हो गया, ये x हो गया, और हमने ग्राफ बनाया है ये। तो बताइए ये ग्राफ क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को शो करेगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल दोनों को शो करेगा, क्योंकि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है पार्टिकल की स्थिति भी बढ़ रही है, तो हो सकता है ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है ये डिस्टेंस हो। तो ये ग्राफ दोनों को रिप्रेजेंट करने वाला है, ठीक है। चलिए, तो आप इस बात को लिख सकते हो। यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे, एक एक्सप्लेनेशन जरूर लिखना है यहाँ पे। यहाँ आप एक वर्ड डाल देना कि कण की जो दूरी है या डिस्टेंस है वो कभी भी घटती नहीं है समय के साथ, इस वजह से ये ग्राफ जो है वो डिस्टेंस को एक्सप्लेन नहीं करेगा। यहाँ एक ही टाइम पे कण की 2 पोजीशन है, इसलिए कभी संभव नहीं है, तो दोनों चीज़ें एक्सप्लेन नहीं होंगी। यहाँ कण की पोजीशन जो है वो एक ही टाइम पे 3 आ रही हैं, इस वजह से ना तो डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा ना डिस्टेंस को। ये इसलिए डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है,
लेकिन डिस्टेंस को शो नहीं करेगा क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ये दोनों को शो करेगा क्योंकि ये ग्राफ जो है समय के साथ स्थिति जो है दोनों की बढ़ रही है, तो हो सकता है ये डिस्टेंस हो सकता है डिस्प्लेसमेंट हो सकता है दोनों हो, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल की स्थिति और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल भी होते हैं। चलिए थोड़ा सा और आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं। हमने एक नोट लगाया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और नोट है डिस्टेंस जो है, दूरी जो है, आपको दिख रहा है नोट कि नहीं दिख रहा है? इसको बड़ा कर दें, 1 सेकेंड। ओके, हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ये लो जी। देखिए जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल होती है डिस्प्लेसमेंट से। ये आपको सबको पता है कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा ज़्यादा रहेगी किससे? डिस्प्लेसमेंट से। और कई सारी कंडीशन ऐसी होती हैं, एक ही कंडीशन है जब पार्टिकल सीधी रेखा में गति करे तो वहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होती हैं। और हमने आपको कई सारे एग्जाम्पल में ये बात समझाई थी कि यहाँ देखो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें डिस्टेंस पॉजिटिव है और ये 0 से भी कम है। ये एक स्थिति ऐसी है जिसमें दोनों बराबर हैं, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ भी डिस्टेंस ज़्यादा है। तो अधिकतर केसेस में यदि वो पार्टिकल सीधी डायरेक्शन में नहीं चल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल नहीं होंगे, वो अलग अलग होंगे, और ये कंडीशन हमेशा फुलफिल होती है। दूसरी एक बात हमको जो बतानी है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट नोट है कि जो डिस्टेंस है वो यात्रा पे डिपेंड करती है, रास्ते पे डिपेंड करती है। कैसे? माना पॉइंट ए है, इस बात को बड़े ध्यान से समझना। तो ए से लेके माना कोई पार्टिकल जो है वो बी तक जाता है और इस रास्ते को फॉलो करता है, ये रास्ता नंबर है 1। दूसरा जो पार्टिकल है, दूसरा जो व्यक्ति है वो ए से लेके बी तक इस रास्ते को फॉलो करता है और इस रास्ते का नंबर है 2। और कोई मनचला व्यक्ति है जो इधर उधर घूम घाम के बी तक पहुंचता है और ये रास्ते का नंबर हो गया 3। तो ए से लेके बी तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। तो बताइए तीनों रास्तों में डिस्टेंस बराबर है कि डिस्प्लेसमेंट बराबर है? आप कहेंगे सर तीनों रास्तों में कैसे पता चलेगा? तीनों रास्तों में डिस्प्लेसमेंट बराबर है कि डिस्टेंस बराबर है? आप कहेंगे कि सर डिस्टेंस सबकी अलग अलग है और डिस्प्लेसमेंट तीनों रास्तों का एक ही है। कैसे? डिस्टेंस डिपेंड करती है रास्ते की कुल लंबाई। पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया तो इतनी लंबाई उसने तय की, पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया इतनी लंबाई उसने तय की, पार्टिकल ऐसे घूम घूम के क्या तो इतनी सारी लंबाई उसने तय की, अलग अलग लंबाई तय की है। इसका मतलब एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस पाथ फंक्शन होता है, मतलब रास्ते पर डिपेंड करता है, पथ पर निर्भर करता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। 1 सेकेंड। डिस्टेंस 1 सेकेंड। हाँ जी, डिस्टेंस पथ पर, डिस्टेंस पथ पर डिपेंड करता है कि किस रास्ते को आप चुन रहे हो, इस पे डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ जी, पहले रास्ते का इनिशियल पॉइंट क्या है? ए। फाइनल पॉइंट क्या है? बी। ए से बी की तरफ देखो, सीधी लाइन खींचो, डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से समझो। दूसरा रास्ता जो ये तय किया है इसका इनिशियल पॉइंट क्या है? ए। फाइनल पॉइंट क्या है? बी। ए से बी तक लाइन खींचो, वही आ गया। जो पार्टिकल ने तीसरा रास्ता तय किया है उसका इनिशियल पॉइंट कितना है? ए। फाइनल कितना है? बी। तो ए से लेके जो बी तक है उसमें लाइन खींचोगे तब भी हमको यही लाइन मिलेगी। तो कहने का मतलब रास्ता यदि अलग अलग है तो भी डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहा है। तो क्या बात ध्यान रखोगे? डिस्प्लेसमेंट, हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट रास्ते पर डिपेंड नहीं करता। तो किस पे डिपेंड करता है? केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर। डिस्प्लेसमेंट रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है, यह केवल इनिशियल मतलब प्रारंभिक, यह केवल इनिशियल प्रारंभिक तथा फाइनल मतलब अंतिम पॉइंट्स पर, बिंदु पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये है हमारा अगला न्यूमेरिकल। इसमें एक पार्टिकल ए से पॉइंट बी तक जाता है। तो माना कोई पार्टिकल है जो 0 0 पे था और वो चलकर कहाँ पहुँच गया, बी पर, जिसके कोऑर्डिनेट हो गए 3 और 4, तथा वो बी से चलकर कहाँ पहुँचता है, सी के पास। तो सी के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, हाँ जी, सी के कोऑर्डिनेट हो गए 5 और 12। तब उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैलकुलेट करने हैं। तो पहली बात तो ये जो 0 0 लिखा है, ये 3 4 लिखा है, इसका मतलब है ये x को रिप्रेजेंट करेगा और ये y को करेगा। वैसे तो आपको आता होगा पर कोई बात नहीं, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ऐसे ही ये x2 और ये y2 और आगे ये x3 और y3, जो भी है कुल मिला के एक x है और एक y है। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायग्राम बनाना जरूरी होता है, लेकिन डायग्राम से भी पहले हम आपको कुछ बातें बता रहे हैं जो आप ध्यान से समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको निकालने के 1D और 2D में अलग अलग तरीके होते हैं। हम बात करते हैं 1D की। यदि 1D का केस है, मतलब एक डायमेंशन का केस है, या पार्टिकल या तो x डायरेक्शन में जा रहा हो या केवल y में जा रहा हो। माना पार्टिकल केवल और केवल x डायरेक्शन में जा रहा है। माना वो पहले इस पॉइंट पे था, पॉइंट A पर था और इसके कोऑर्डिनेट थे, फॉर एग्जांपल वो 2 मीटर पे खड़ा था, वो चलकर पहुंच गया 6 मीटर तक और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए B। 2 मीटर का क्या मतलब है, यहाँ 0 था तो वो 0 से 2 पे खड़ा था और चल के कहाँ तक पहुंच गया है, C तक। तो A से लेके B तक ये हमारा होगा इनिशियल पॉइंट, ये होगा हमारा फाइनल पॉइंट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए ये लाइन खींचेंगे जो कि डिस्प्लेसमेंट को ड्रॉ करेगी और ये कितनी आएगी, 4 मीटर। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम इसको एस वेक्टर नाम दे देते हैं। तो ये होगा फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, फाइनल पॉइंट को, कितना है 6 मीटर। ये किसका है, ये है इनिशियल पॉइंट, कितना है 2 मीटर। तो आंसर कितना आया, 4 मीटर का। ठीक है, कुल मिला के फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट का डिस्टेंस। आप कहेंगे 2 मीटर क्या है, 2 मीटर है इस कण की स्थिति, 6 मीटर क्या है इस कण की स्थिति, और दोनों स्थितियों में जो अंतर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। अब सोचो यदि केस 2D का हो, यदि केस किसका हो, 2D का हो, या हो सकता है 3D का भी हो, मतलब 3 डायमेंशन का हो, तो उस केस में हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए जो कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं वो लेते हैं आर फाइनल माइनस आर इनिशियल का। और ये आर जो है वो वेक्टर होता है। यहाँ पे आर आप जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। ओके सर, तो आर फाइनल क्या लिख सकते हो, आर फाइनल आप लिख सकते हो एक्स फाइनल आई कैप, वाई फाइनल जे कैप और जेड फाइनल। यदि 2D है तो 2 लिखेंगे और 3D है तो 3 लिखेंगे। ठीक है, हम 2D की बात कर लेते हैं क्योंकि हमारा न्यूमेरिकल 2D को लेके है। हाँ जी, यहाँ लिखेंगे एक्स इनिशियल आई कैप और एक्स या वाई इनिशियल जे कैप। ठीक है, 2 कोऑर्डिनेट आ गए। तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डिस्प्लेसमेंट में दोनों को घटा दो। अब घटाएंगे तो आई में से आई जाएगा और जे में से जे जाएगा। तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल आई कैप, ठीक है, माइनस ये प्लस लिख दीजिए, और यहाँ आ जाएगा बाई फाइनल माइनस बाई इनिशियल जे कैप। तो ये हमारा रिजल्ट होगा डिस्प्लेसमेंट का। इसको एज वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड है। ये हो जाएगा आई कैप और बाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल जे कैप। ठीक है, और वैल्यू निकालना चाहते हो तो इसका मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हो, तो आपको एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी या एस वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए आपको पहले डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। 1 सेकेंड। चलिए डायग्राम ड्रॉ करने के लिए अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसका डायग्राम ड्रॉ करना है। ये
कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। ये हो गया 0 0 जिसका नाम हो गया ए पॉइंट, और ए से चलकर जो पार्टिकल है वो पहुंचता है 3 और 5 पर, ठीक है। तो 3 हम ऐसे मान लेते, 5 हम ऐसे मान लेते, तो ये पॉइंट हो गया 3 और 5, जिसको हम कहेंगे बी, और बी के कोऑर्डिनेट क्या हैं 3 और 5, ठीक है। 3 और 4 है कि 5 है, 1 सेकेंड को चेक करना पड़ेगा। 3 और 4 है एक्चुअली, 5 और 12 आगे हैं तो इसको हमको 3 और 4 लिखना है। तो ये हो गया 3 और 4। उसके बाद वो बी से जाके सी तक, तो 5 आगे है और 12 ऊपर होगा, तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट है 5 और 12। सॉरी 5 थोड़ा दूर हो जाएगा, है ना। 5 तो इसके पास में होगा, तो कहीं ना कहीं वो पॉइंट जो है वो इधर ही होना चाहिए, है ना। यहाँ मान लेते हैं, ये लीजिए, ठीक है। ये हो गया पॉइंट सी, 5 और 12। तो हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्टेंस का तो बड़ा सिंपल सा तरीका होगा कि रास्ता तय कर लीजिए, ए से लेके पार्टिकल कहाँ गया बी के पास, बी से लेके कहाँ गया सी के पास। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे S1, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे S2, तो S1 प्लस S2 कितना आ जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस S1 प्लस S2। और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने क्या बताया था, यदि आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको केवल 2 चीज चाहिए, एक तो फाइनल पॉइंट और एक 2D है तो, है ना, एक इनिशियल, ये चाहिए। तो फाइनल क्या है C, इनिशियल क्या है A। कुल मिला के आप क्या कहना चाहते हो, यहाँ पॉइंट C का आएगा कोऑर्डिनेट और यहाँ आएगा A का। अब C के कोऑर्डिनेट क्या है जरा देखिए, C ये है, तो इसको लिख सकते हैं 5i प्लस 12j, इसको लिख सकते हैं 5i प्लस 12j माइनस RA के कोऑर्डिनेट क्या है, A पॉइंट के 0 0, तो इसको 0i प्लस 0j लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर आ गया 5i प्लस 12j, ठीक है। ये हमारा आंसर है किसका, डिस्प्लेसमेंट का। इसको S वेक्टर दीजिए और ड्रॉ करना है तो कर लीजिए, ये हमारा होगा S वेक्टर, ठीक है। और इसका आंसर कितना आया 5i प्लस 12j। आप कहेंगे बीच वाला तो काम में लिया ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, वो कहीं से भी होके जाए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पता होने चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो एक बार वापस से ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट केवल और केवल इनिशियल मतलब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर ही निर्भर करता है, और बीच में वो कितने भी पॉइंट दे हमको इससे कोई मतलब नहीं है। अब ये तो हो गया डायरेक्शनली, ठीक है, मतलब आपने अपना आंसर लिख दिया कि सर S वेक्टर जो है हमारा कितना आया 5i प्लस 12j कैप। सॉरी अच्छे से लिखने में नहीं आया ये, है ना, इसको थोड़ा साफ लिखते हैं, 5i प्लस 12j कैप। अब इसका हमको वेक्टर निकालना है या इसका मैग्नीट्यूड निकालना है कि न्यूमेरिकल वैल्यू में कितना आ रहा है। तो आप कितना करते हो, कैसे करते हो, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, यहाँ लिखते हो 25, यहाँ लिखते हो 144 और ये हो जाएगा कैलकुलेट हो के 169 और ये आ जाएगा 30 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट की वो कितनी आई है 30 मीटर, और वेक्टर में पूछेगा तो 5i प्लस 12j, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये हमारा आ गया S मतलब डिस्प्लेसमेंट। आप कहेंगे सर ये क्या कर दिया, आपको बचपन में पढ़ाया होगा कि A वेक्टर बराबर यदि AX i कैप है ना और AY j कैप है, तो आप A वेक्टर को रूट में AX का स्क्वायर AY का स्क्वायर प्लस हाँ प्लस में और लिखते हैं कुछ 2AX AY cos थीटा भी लिखते हैं। आप कहेंगे सर आपने cos थीटा तो लिखा नहीं, लेकिन ये जो थीटा है वो होता है एंगल मतलब कोण बिटवीन एक्स एंड वाई या आई कैप एंड जे कैप, आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल, या ऐसे करो आई कैप जे कैप नहीं,
ए एक्स एंड वाई। ठीक है, तो यहाँ ए एक्स किस डायरेक्शन में है, आई कैप में, ये लीजिए, ये हो गया ए एक्स आई कैप डायरेक्शन में। ए वाई किस में है, जे कैप डायरेक्शन में, ये लीजिए, ये हो गया जे कैप, यहाँ क्या है ए वाई। तो बताइए ए और बी के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90, और cos 90 कितना होता है, 0। तो इस वजह से ये जो फॉर्मूला है वो केवल इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ए एक्स का स्क्वायर और ए वाई का स्क्वायर। ठीक है, इस वजह से सॉल्व कर लिया। आपको वैसे आता होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलिए अब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस के लिए बताया आपको पहले S1 निकालना जरूरी है। तो यदि हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो उसके लिए पहले S1 निकालना पड़ेगा। और X1 का बचपन में तरीका होता था, कैसा तरीका होता था कि यदि इसको हम लोग मान लेते थे X1 Y1 और इसको मानते थे X2 Y2, तो इन दोनों के बीच में कैसे निकालते थे डिस्टेंस, ऐसे निकालते थे, X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर और Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। तो बताइए कैसे, X2 कितना है भाई सर, X2 है 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 16, आंसर आ गया 5 मीटर। किसका, केवल S1। अब S2 कैसे निकालेंगे, सेम वैसे ही करेंगे, ये हो जाएगा X3 और Y3। तो X3 माइनस X2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी, देखिए 5 माइनस 3 कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये कितना 12 माइनस 4 8, 8 का 64, इसको लिख सकते हैं √68। तो यहाँ से हम डिस्टेंस यदि कैलकुलेट करें, ये तो आ गया, एक समझाने के लिए हमने लिख दिया था, तो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करके आपके लिए यहाँ लिख रहे हैं जिससे आपको याद रहे। और ये हमारा हो गया न्यूमेरिकल। तो यहाँ से हम आंसर लिख देते हैं। आंसर हमारे क्या आ रहे हैं, आंसर आ गया, जो डिस्टेंस है वो थी S1 प्लस S2, और S1 की वैल्यू कितनी आई है 5, और ये आया है √68। अब √68 किसके नज़दीक है, 8 के, क्योंकि 64 का 8 होता है, तो बहुत नज़दीक ही है। तो 5 पॉइंट और इसको 8.1 या 2 मान लीजिए, तो 13.1 मीटर आंसर आ गया किसका, डिस्टेंस का। और डिस्प्लेसमेंट का कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट का आ गया 13 मीटर। अच्छा, दोनों लगभग बराबर आ रहे हैं, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि इतने कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, बट ये आपको एक इन्फॉर्मेशन देंगे कि किस तरीके से आप दो वेक्टर्स के बीच में डिफरेंस निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं और डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए और आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं। ये है दुनिया का दूसरी टाइप के न्यूमेरिकल जो अक्सर एग्जाम पेपर्स में पूछे जाते हैं। पहली जो हमने टाइप पढ़ाई उसको कहते हैं लीनियर मोशन के डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का प्रोसेस, जो अभी हमने पहले पढ़ाया, जिसमें पार्टिकल सीधे जाता है। ये है दूसरा टाइप। ठीक है, यहाँ आप लिख लीजिए चाहें तो टाइप नंबर सेकंड। और टाइप नंबर सेकंड में पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है या वृत्तीय पाथ में घूमता है। तो कह रहा है क्वेश्चन, यदि एक कण r त्रिज्या के पथ में गति करता है, ओके, तो इन सब की रेडियस आप क्या मान लीजिए, इनकी रेडियस है ना, ये बीच में आना चाहिए पॉइंट, ये लीजिए, ये हो गया r रेडियस। r रेडियस है सबकी। तो बताइए दूरी और विस्थापन। आप कहेंगे सर दूरी और विस्थापन का मतलब, अभी हम बताते हैं। आपको हम 3 न्यूमेरिकल देंगे और तीनों में आपको क्या बताना है, दूरी और विस्थापन। माना पार्टिकल A से चल के B तक पहुंचता है, तो बताइए इस कण की दूरी और विस्थापन क्या होगा। या ऐसा करो, पहले सिंपल वाला ले लीजिए। माना पार्टिकल A से चल के कहाँ पहुंच जाता है, B तक, तो हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। यदि पार्टिकल A से चल के B तक पहुंचता है तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। और ये एक स्पेशल केस होगा जिसमें पार्टिकल A से चल के B तक पहुंचता है। ठीक है, तो इस केस में हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। जरा बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो पार्टिकल A से चल के कहाँ पहुंचा है, B पर, तो
ए से चल के यदि बी पर पहुंचेगा तो हाफ सर्किल को तय कर रहा है। तो सबसे पहले ध्यान समझना, कोई लिखेगा नहीं, हालांकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पर वापस समझिए। डिस्टेंस निकालने का तरीका होगा, पहले तो इजी वे में समझते हैं। पूरा जो गोला है, पूरा जो वृत्त है, इसकी परिधि कितनी है? सर्किल की परिधि होगी सर, टोटल परिधि होगी 2πr, और हमने ये हमारे कर्ण ने कितना रास्ता तय किया है? केवल आधा, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? आधी। कितनी हो लिखेंगे इसको? πr। ये है कॉमन सेंस से बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को करने का तरीका। हालांकि आगे हम आपको 3 तरीके बताएंगे डिस्टेंस कैलकुलेट करने के इस तरीके के केस में, बट ये सबसे आसान और सबसे फंडामेंटल तरीका है। यदि इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने हैं तो कैसे निकालोगे? यदि आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो ए से लेके बी तक या ए की तरफ खड़े हो जाओगे, बी की तरफ सीधा लाइन खींचोगे, तो ये जो डिस्टेंस है ये भी आर हो जाएगी। आर प्लस आर कितना हो जाएगा? 2r। और यदि आपसे कोई रेशो पूछ ले तो आप डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशो भी बता सकते हो। ये है ऊपर πr, नीचे है 2r, तो आंसर आ जाएगा π/2। अब इस क्वेश्चन को करके बताइए। आप कहेंगे सर इसमें क्या है, ए से लेके बी तक ही तो चलना है, तो पार्टिकल पहले यहाँ था अब यहाँ पे है, ठीक है। सॉरी, इसको थोड़ा सा हमको सही बनाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा, ये लो जी, अब करेक्ट है। ये पॉइंट बी है, यहाँ से पार्टिकल चला, ये आर हो गई, ये हो गया इसका ओरिजिन, ठीक है। अब बताइए ए से लेके बी तक की यात्रा में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो कोई बात नहीं, बता देंगे, हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। अब बताइए पूरा यदि पार्टिकल पूरे गोले को या पूरे सर्किल को कवर करता तो उसकी परिधि, इसकी सरकमफ्रेंस कितनी थी? 2πr थी। लेकिन उसने पूरे सर्किल का 1/4, एक पोर्शन ये है, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा है, तो हमने पूरे सर्किल का केवल 1/4 पोर्शन चला है, तो 4 का डिवाइड कर दीजिए, कितना आया? दैट इज πr/2। तो हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई? πr/2। अब हमको यदि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, देखो ये जो टॉपिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस निकालने का, यदि ये समझ में नहीं आ रहा है तो पेशेंस रखिए, अभी हम कुछ और ट्रिक और भी तरीके बताने वाले हैं। लेकिन ये सबसे बेसिक होता है कि यदि कॉमन क्वेश्चन आता है, हालांकि इतने कॉमन क्वेश्चन आते भी नहीं हैं, बट इसको नहीं समझाएंगे तो आपको एडवांस लेवल का पता नहीं चलेगा, इसलिए आप केवल ध्यान से सुनेंगे तो काम हो जाएगा। हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट हम निकालना चाहते हैं तो इनिशियल पॉइंट कहाँ है? ए, फाइनल कहाँ है? बी, और सीधा लाइन ऐसे खींचेंगे तो ये हमारे डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। और ये एक क्या कर रहा है बीच में? कुछ नहीं कर रहा है सर, इसको हटा दो। हाँ जी, तो अब ए से लेके बी तक की डिस्टेंस कैसे निकालें, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, तो बड़ा प्रॉब्लम है, कैसे करें। ये आर है, ये भी कितना है? आर। तो हमारा काम तो हो गया। ये कितना है? 90, तो रेक्टेंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, ये आर है, ये यहाँ पर आर है, इसको यदि अपन आधार मान लें, इसको अपन लंब मान लें, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण। और इसको कैसे निकाल सकते हो? आर का स्क्वायर बराबर रूट में कितना आ जाएगा? 2r²। अब √2 तो यहाँ रह गया, r बाहर निकल गया, तो आंसर कितना आ गया? √2r। और इन दोनों का यदि रेशो निकालना चाहते हो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का, तो कितना आ जाएगा? πr/2 1/√2। तो आंसर कितना आया? πr/2√2। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आया? इन दोनों क्वेश्चन से ये समझ में आया कि हमको यदि इस परिधि पे पार्टिकल की पोजीशन पता है, ए से लेके बी तक गया है, बी से लेके सी तक गया है, और यदि हम वो कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि आधी दूरी गया है या 1/4 गया है, तो हम आसानी से कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन यदि सोचो ए से लेके बी तक चला है और उसने कहा है कि ये एंगल थीटा बराबर 60 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए कि उसने दे रखा है थीटा बराबर 60 डिग्री, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट होगा? पहले तो हमारे लिए इसलिए आसान हो गया था कि हम देख रहे थे टोटल डिस्टेंस कितनी, 2πr, गोला कितना, ये सर्किल में कितना चला है, आधा, तो हमने आधा कर दिया।
टोटल सर्किल की परिधि कितनी है 2πr, हम कितने चले हैं पूरी परिधि का 1/4, तो हमने गुणा कर दिया, ठीक। लेकिन अब हम ऐसे नहीं बता सकते कि हम आधा चले हैं कि 1/4 चले हैं कि 1/3 चले हैं, अब हमको दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसको समझने से पहले हम कुछ खास 2 पॉइंट लिखवा रहे हैं, उसको आप ध्यान से समझिए। चलिए इसमें क्या है, एक सेकेंड, हाँ जी देखिए क्या है, यदि सर्कुलर पाथ में, ध्यान से समझना, यदि चक्करों की संख्या गिवन हो, यदि चक्करों की संख्या मतलब नंबर ऑफ टर्न की संख्या दी गई हो, ये क्या लिख दिए सर, ध्यान से सुन लो एक बार तब जाके क्लियर होगा, वापस रुक जाओ एक बार, हाँ जी, यदि चक्करों की संख्या दी गई हो, यदि चक्करों की संख्या दी है तो कैसे काम करेंगे, आपको इस केस में केवल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी इस केस में आपको डिस्टेंस निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। जितने भी चक्कर बने हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 जो भी हैं, उसमें मल्टीप्लाई करना है 2πr का, और यहाँ लिख दो कि यहाँ जो n है वो किसकी संख्या है, चक्करों की संख्या, ठीक है। चलो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, चक्करों की संख्या है। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया क्या कहना चाहते हैं, जैसे ध्यान से समझना, अभी हमने आपको पहला कॉन्सेप्ट बताया था कि पार्टिकल यहाँ से चल के यहाँ पहुँचा था, ए से चल के बी तक, आप कह रहे थे सर आपने सीधा कर दिया, बताइए पार्टिकल आधा चक्कर चला है या पूरा, आप कहेंगे आधा, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ गया, हाफ मल्टीप्लाई बाई 2πr, ठीक है। दूसरा देखो, अब बताना पार्टिकल ए से चला और ए से चल के यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, हम रिपीट कर देते हैं, ये लो जी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, हम करते हैं एक, और सॉरी, ठीक है, ये माना बिल्कुल गोल सर्किल है ऐसा समझ लीजिए, और यहाँ से पार्टिकल चल के बी तक पहुँचता है, तो बताइए इसका डिस्टेंस कितना होगा। आप कहेंगे सर पार्टिकल जो है वो ए से चल के पहुँच रहा है बी तक, तो उसने पूरे सर्किल का 3/4 कवर किया है, या उसके चक्कर की संख्या 3/4 है, तो यहाँ जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 2πr, ठीक है। तो इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। अब एक कंडीशन और बताइए, यदि कण r त्रिज्या के पथ में 2 टर्न या चक्कर पूरे करता है, तो कण की दूरी बताइए, कण कितनी दूरी तय करेगा, चक्कर कितने पूरे किए उसने, 2, मतलब पार्टिकल ए पे चला, ए से चला लौट के वापस ए पे आया, फिर वापस ए पे आया, तो 2 × 2πr कितने हो गए, 4πr, ठीक है। तो ये हो गए चक्करों की संख्या। तो ये हो गया एक तरीका, जब चक्करों की संख्या गिवन हो तो 2πr में n का मल्टीप्लाई करना है, फिर वो चाहे आधा चक्कर हो, 3/4 हो या फुल हो, ठीक है। दूसरा,
हाँ जी, दूसरा तरीका, मेथड नंबर सेकंड, क्या निकालने का, डिस्टेंस कैलकुलेट करने का। कैसे करते हैं डिस्टेंस कैलकुलेट, देखो ध्यान से, पहले इसका जवाब दो। 360 डिग्री में कितनी दूरी तय करता है, 2 पाई आर। मतलब क्या है सर, मतलब यह है कि पार्टिकल ए से चलकर यदि वापस ए पे पहुंचता है, मतलब पूरा चक्कर करता है, ए से चला और चलकर वापस कहाँ आ गया, ए पर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ कितने डिग्री का कोण बनाया उसने, 360 का। और ए से चलकर वापस ए पे पहुंचेगा तो दूरी कितना तय करेगा, 2 पाई आर। तो 360 डिग्री जब कण चलता है तो 2 पाई आर मीटर दूरी तय करता है। तो 1 डिग्री में कितना करेगा, बिल्कुल मैथमेटिक्स है, 2 पाई आर बटे 360 मीटर। ठीक है, ये भी आसान चीज है। तो यदि थीटा डिग्री पूछ ले तो थीटा डिग्री गुणा 1 डिग्री कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 2 पाई आर बटे 360। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हो, वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना है। हाँ जी, इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से 2 कट गया तो पाई आर बटे 180 और गुणा किसका कर देंगे, थीटा डिग्री का। सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, हम समझाते हैं, मीटर। तो कुल मिला के इसको लिख सकते हैं, थीटा डिग्री में तय की गई दूरी। ये आपके तीसरे नंबर की न्यूमेरिकल का आंसर सामने आ गया है, पाई आर अपॉन 180 इंटू थीटा डिग्री। चलिए, क्या समझ में आया, देखिए एक आपको न्यूमेरिकल दिए थे ना अभी, लास्ट वाला, जिसमें आपको बताया था ना, क्या बताया था कि पार्टिकल ए पे था और ए से चल के वो कहाँ पहुँच गया, बी पे, और ये कितना दिया था उसने, थीटा, और थीटा बराबर कितना दिया था, 60 डिग्री। तो कैसे बताया था अभी हमने कहा था कि यदि पार्टिकल पूरा चलता 360 डिग्री तो कितनी दूरी कवर करता, 2 पाई आर। ले सोचो यदि 1 डिग्री चलेगा तो 2 पाई आर बटे 360, और सोचो कितना थीटा बराबर 60 डिग्री, 60 डिग्री चलेगा तो 2 पाई आर बटे 360 मल्टीप्लाई बाई 60। ये हो गया 180, ये हो गया कितना टाइम, 63 टाइम। तो आंसर आ गया पाई आर बाई 3। ये क्या है, डिस्टेंस। नहीं आया समझ में, थीटा चलने पर, थीटा का मतलब 60 डिग्री यदि कोण बनता है तो कितना चलेगा, पाई आर बाई 3। आप कहेंगे सर ये क्या करते हो, हमको समझ में नहीं आता। ये वही है, कैसे, 20 पेन की कीमत 200 रुपये है, तो एक पेन की कीमत कितनी होगी, हम क्या करते हैं सर, 200 में 20 का डिवाइड कर देते हैं, कितना आता है, 10 रुपये होगी। तो बताइए 5 पेन कितने के होंगे, तो 5 गुणा 10 बराबर 50। वैसे ही है, जब हम 360 डिग्री चलते हैं तो दूरी कितनी आती है, 2 पाई आर। 1 डिग्री चलेंगे तो दूरी कितनी, 2 पाई आर बटे 360। तो 60 डिग्री चलेंगे तो 2 पाई आर बटे 360 मल्टीप्लाई बाई 60। तो आंसर कितना आ गया, पाई आर बाई 3। ठीक है, तो ये हमारा तरीका कौन सा हो गया, डिस्टेंस निकालने का दूसरा तरीका। कब अप्लाई करना है, जब आपको चक्करों की संख्या दिखाई ना दे। यदि आपको चक्करों की संख्या दिखाई दे, यदि आपको चक्करों की संख्या कैपिटल N दिखाई दे रहा है तो आप सीधा सीधा n इंटू 2 पाई आर अप्लाई कर दीजिए। लेकिन यदि आपको चक्करों की संख्या दिखाई नहीं दे रही है, यदि चक्करों की संख्या, इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, ठीक है, यदि चक्करों की संख्या नहीं दी जाए, ठीक है, तो उस केस में आप ये अप्लाई करोगे। ये सबसे सिंपल मेथड होता है। दूसरा तरीका और होता है, ठीक है, ये तरीका तो है ही, इसको तो आप किसी भी केस में कर सकते हो। जैसे हमने ये तो दे ही दिया है एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल और भी उसने दे दिया, जैसे उसने दे दिया फॉर एग्जाम्पल
उसने एक सर्किल दिया और ये कह दिया कि बताइए कि पार्टिकल ए से चलना चालू किया था और ए से चल के वो पहुंच गया सी पर, और यहाँ से चल के यहाँ जब पहुंचा है तो उसने ये थीटा कवर किया है और ये जो थीटा है वो है 240 डिग्री। तो बताइए व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। तो आप क्या करेंगे, हमको पता है कि सर 360 डिग्री में 2 पाई आर, 1 डिग्री में इतना, तो बताइए 240 डिग्री में कितना। तो आप बताएंगे सर यदि हम पाई आर अपॉन कितना 180 और मल्टीप्लाई किसका करना है 240 का, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 चौका 24, 6 तिया 18, ये आंसर आ गया 4 पाई आर बाई 3। तो ये हमारा क्या आ गया डिस्टेंस, क्या आ गया ये डिस्टेंस। अभी हम डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं किए हैं, दोनों न्यूमेरिकल में किसकी बात किए हैं डिस्टेंस की। ठीक है, ये है मेथड नंबर सेकंड। अब हम बात करते हैं मेथड नंबर थर्ड की। हमने कहा था कि दूरी निकालने के हमारे पास 3 तरीके हैं। ये कौन सा है मेथड नंबर थर्ड। मेथड नंबर जो थर्ड है उसमें बचपन का फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला हम बता रहे हैं, इसमें जो बचपन में आप एक फॉर्मूला पढ़ते थे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, उसको अप्लाई करना पड़ता है। थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। और आप चाहो तो इसको आर का अपॉन रेडियस भी लिख सकते हो, ठीक है। और आप चाहो तो आर को एल मान लो और रेडियस को आर मान लो। तो कुल मिला के थीटा बराबर कितना आ गया एल अपॉन आर। तो ये एल क्या है, चाप क्या है, आर क्या है, दूरी है। ये बेसिकली क्या है डिस्टेंस है, ठीक है। तो यदि आपको एल निकालना है तो आप थीटा का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे आर से। लेकिन ध्यान रखना यहाँ जो थीटा है वो रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। किस में होना चाहिए रेडियन में। आप कहेंगे कैसे, एक्सप्लेन करो। बड़ा चलिए फॉर एग्जाम्पल वही क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन, वही पुराने वाला। अरे हाँ जी, ये लीजिए पार्टिकल ए से चला, ओके, कहाँ चला बी के पास, एंगल कितना 60 डिग्री। बताइए डिस्टेंस कितनी। तो डिस्टेंस क्या चक्करों की संख्या दी है क्या, नहीं दी है। तो मेथड नंबर जो 1 है n इंटू 2 पाई आर वो नहीं लगेगा। इससे पहले वाला मेथड जो पढ़ाया था 1 डिग्री में 2 पाई आर बटे 360 वो लग सकता है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, यदि 60 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट कर लो। कैसे करते हैं रेडियन में कन्वर्ट, आपको पता है, नहीं पता है, कोई बात नहीं। यदि थीटा का मल्टीप्लाई आर से कर दिया जाए तो आपको क्या मिल जाएगी लंबाई। अब थीटा यहाँ पे रेडियन फॉर्मेट में रखना है। वैसे बचपन में रटाते थे 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन, रटाते थे बचपन में। बट आप समझ सकते हो क्योंकि हम फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, 360 डिग्री जो है उसको क्या कहते थे अपन लोग 2 पाई, ठीक है। और 180 डिग्री को क्या कहते थे पाई कहते थे। अब 180 डिग्री बराबर पाई है तो 1 डिग्री बराबर कितना पाई बटे 180। 1 डिग्री का मान जब पाई बटे 180 है तो बताइए 60 डिग्री का मान कितना। अरे सर पाई बटे 180 इंटू 60 कितना आया 3। तो हम 60 डिग्री को पाई बटे 3 रेडियन लिख सकते हैं, ठीक है। 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, रेडियन में होता है, इसको ध्यान रखना। 180 डिग्री पर पाई रेडियन, ये आ गया। तो 60 डिग्री में कितना रेडियन है पाई बाई 3। बस आंसर आपके सामने पाई बाई 3 इंटू आर। जरा चेक कीजिए ये आंसर आ रहा है क्या, देखिए कहाँ है। अरे सर क्या करते हो, ये रहा। 60 डिग्री लिए थे, मेथड नंबर सेकंड से सॉल्व किए थे, कितना आया था पाई आर बाई 3, ठीक है। आपको लगता है नहीं सर हमको तो इससे बताइए, किससे, इस वाले क्वेश्चन करके बताइए इसको। थीटा बराबर 240 डिग्री है। अब बताइए आपका जो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या है वो काम करता है कि नहीं करता है, करता है। चलिए देखो कैसे करता है। न्यूमेरिकल नंबर दूसरा कैसे करता है, ये हमने ले लिया क्वेश्चन, यहाँ लिखना जरूरी है फिर आपको स्लाइड्स में इधर उधर हो जाएगा सब खेल। तो चलिए नहीं आया,
डायग्राम साफ बनना चाहिए। कोई बात नहीं, कब तक बनाते रहेंगे, जब तक डायग्राम, कोई बात नहीं। चलिए, पार्टिकल ए से चल के बी तक पहुंचा है, ये ए है, ये बी है, और ये कितना है थीटा, और थीटा बराबर कितना दिया है उसने 240। तो चलिए सबसे आसान एल बराबर थीटा गुणा आर, इसको बनाइए रेडियन में। बनाना क्या है सर, पाई बटे 180 का मल्टीप्लाई करते ही आंसर तैयार हो जाता है, इतना थोड़ी लगता है टाइम, कर लीजिए। हाँ जी, 60 6 चौको 24 3, तो 4π/3 आ रहा है। ये लो जी, आंसर चेक करो आ रहा है क्या। तो ये होता है सबसे आसान तरीका। क्या है ये सबसे आसान तरीका। चलिए, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है। अलग अलग एंगल के लिए आप कर सकते हो, चाहे थीटा बराबर 240 हो, 360 हो। तो हमने आपको डिस्टेंस, दूरी कैलकुलेट करने के सर्कुलर मोशन में या वृत्तीय पथ पर जब कोई कण चक्कर लगाता है तो डिस्टेंस 3 तरीके से कैलकुलेट की जाती है। तरीका नंबर 1, n × 2πr, जब चक्करों की संख्या स्पष्ट दिखाई दे रही हो, आधा चक्कर चला है, 2 3 4 या जितना भी, ठीक है। चक्करों की संख्या ना दी गई हो तो उस केस में आप थीटा बराबर जो 360 बराबर 2πr और 1 डिग्री बराबर 2πr/360 का फॉर्मूला लगाओगे। उस फॉर्मूले को नहीं लगाना चाहते तो थीटा बराबर 4/त्रिज्या का फॉर्मूला लगा सकते हो। उसमें केवल जो थीटा है वो रेडियन में लेना कंपलसरी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, आप चाहो तो एक काम करना, हम आपको प्रूफ भी करके बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, देखिए, हमने आपको जो क्वेश्चन बताए थे स्टार्टिंग में, हमने कहा था 1 सेकेंड, हमने जो आपको क्वेश्चन बताए थे कि पार्टिकल ए से चल के और बी तक पहुंचता है, तो आपने कहा था कि हाँ सर इसका 2r आएगा, ठीक है, बताए थे ना आपको। 1 सेकेंड, सॉरी, ए से चल के कहाँ पहुंचता है, बी पहुंचता है। तो ए से चल के बी पहुंचेगा तो डिस्प्लेस पार्टिकल यहां से चल के कितना कोण बनाएगा बताइए, 180 का। तो यदि आप चक्करों की संख्या के हिसाब से नहीं करना चाहते तो ये देख लीजिए कि कितने डिग्री का कोण बनाया है, 180 डिग्री का। यदि 180 डिग्री का एंगल है तो आप चाहो तो मेथड नंबर 2 लगा सकते हो। कैसे लगाओगे सर, 360 डिग्री बराबर 2πr, तो 1 डिग्री बराबर 2πr/360, जिसको अपन πr/180 लिखते हैं। और बताइए कितने डिग्री का एंगल है इस केस में, 180 डिग्री का, तो πr/180 मल्टीप्लाई बाई 180 दैट इज πr। जरा चेक कीजिए, हमने यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस बताई थी वो कितनी बताई थी, πr। कैसे बताई थी, पूरा चक्कर 2πr का और आधा चक्कर तो आधा कर दिया है πr। तो आप चाहे तो इस तरीके से कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, आप चाहे तो फॉर्मूला इस्तेमाल करें। एक और होता है क्या, थीटा बराबर 4/त्रिज्या। तो इससे भी एक बार चेक कर लेते हैं कि आंसर आता है कि नहीं आते हैं। चलिए, तो थीटा बराबर रेडियन में चाहिए तो 180 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये हो जाएगी r। 180 से 180 कट गया, आंसर आ गया πr। तो देखो ये भी πr, ये भी πr और ये भी πr, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को, ये जो हम दूसरा क्वेश्चन करवाए थे उसको भी आप सेम वे में कर सकते हो। माना ए से चल के वो कहाँ पहुंच गया, बी के पास में। अब बताइए एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो इस फॉर्मूले को यदि आप अप्लाई करोगे तो 90 डिग्री में तय की गई जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे, πr/180 मल्टीप्लाई बाई 90, ये आ गया 2, तो आंसर आ गया πr/2। चेक कर लेते हैं कितना चला है, टोटल कितना होता है, लंबाई 2πr, चला कितना है 1/4, तो कितना आया πr/2। इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, L बराबर थीटा इंटू आर। थीटा कैसा होना चाहिए, रेडियन में, रेडियन को 90 में क्या बोलते हैं, π/2, क्या बोलते हैं इसको, π/2। ये लो जी आंसर आपके सामने। तो ये सबसे आसान तरीका होता है, ये सबसे कम टाइम में आता है, क्योंकि थीटा बराबर रेडियन हम बचपन से जानते हैं, MSc किए हैं भाई, इतना तो पता होता है, ठीक है। चलिए, आप कहेंगे सर आप हमको दुनिया भर के फॉर्मूले पढ़ा दिए लेकिन किसी भी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट तय करने का फॉर्मूला नहीं समझाया। हम क्या कहना चाहते थे, चलते हैं वापस अपनी दुनिया में। कौन सी दुनिया है,
एक कण आर्ध त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है तो उसकी दूरी तो आपने हर जगह समझाई, केवल डिस्प्लेसमेंट हमको यहाँ निकालना सिखाया, सीधा सीधा 2r, और ये इसका डिस्प्लेसमेंट आपने नहीं सिखाया कि a से लेके b तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का दुनिया में एक ही तरीका बना है, ये तो हम बचपन के फॉर्मूलों से निकाल रहे थे, जो पढ़े पाइथागोरस लगा दी, सीधा जोड़ दिया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालने का एकमात्र फॉर्मूला है, कौन सा है? ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है जो ऑलवेज अप्लाई होगा, दैट इज डेल्टा आर बराबर 2r साइन थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला है। आप कहेंगे हमको रटा रहे हो, नहीं रटा रहे, समझा देंगे, पर सुन लो एक बार। ये है डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला। कैसे अप्लाई करते हैं सर? कुछ नहीं करना है, थीटा कितना डिग्री है? 60 है, तो 2r साइन 60/2 लगा दीजिए। ठीक है, तो 60/2 करेंगे कितना आ जाएगा? 2r साइन 30 डिग्री। तो 2r साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो आंसर कितना आया? r। तो यहां जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, या पार्टिकल का क्या आया है? डिस्प्लेसमेंट, वो कितना आया है? r। और चेक कर सकते हो कैसे, ये कितने डिग्री है? ये सर 60 डिग्री है। ये कितने डिग्री है? 60 डिग्री। इसको हम बाहर निकालते हैं तो एक बार जरा देखिए, ऐसा बन रहा है कि ये इसको बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे है और यहाँ इस तरीके से बना हुआ है। ये कितने डिग्री है? 60 है। ये कितना है? r। ये कितना है? r। जब ये 60 है तो और दोनों जो भुजाएं हैं वो इक्वल हैं, तो ये भी कितने डिग्री का होगा? 60 का, और ये भी कितने का होगा? 60 का, क्योंकि ट्राइंगल के सभी एंगल्स को ऐड करोगे तो 180 आना चाहिए। तो ये समबाहु त्रिभुज बन गया जिनकी सभी जो भुजाएं हैं बराबर होती हैं। तो ये r है, ये r है, तो ये भी r होगा। आप कहेंगे क्या बता रहे? हम तो बस प्रूफ कर रहे थे कि जो डिस्प्लेसमेंट r आया है वो अपने जनरल मेथड से भी r ही आता है। ये जो फॉर्म हो गया है 60 डिग्री थीटा बराबर होने से एक समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं क्या उसको, वही हो गया है। ठीक है, तो बस हमारा आंसर आ गया। आप कहेंगे हर जगह लगता है, बिल्कुल हर जगह लगता है। आया कहाँ से? चलिए समझा देते हैं आया कहाँ से। यहाँ समझा दें, ठीक रहेगा? चलिए यहाँ समझा दें। हाँ जी, ये अभी हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। ये लीजिए, यहाँ हमने इस तरीके से एक ड्रॉ किया था, दैट इज थीटा, और ये r था, ये भी रेडियस है, ये भी r होगा, और ये हमको कैलकुलेट करना था। ठीक है, यदि हम इसको बीच में से 2 भाग कर दें, कर दिए, तो 2 भाग करने पर हमको क्या पता चलेगा कि सर ये तो परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री। ठीक है, और ये बीच में से किए तो ये θ/2 बड़ा करना पड़ेगा भाई। चलिए हम इसको बीच में से 2 भाग कर दिए, नहीं, ये लीजिए, हम इसको 2 भागों में बांट दिए। ये हो गया θ/2 और ये भी कितना? θ/2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है सर। ठीक, ओके। यहाँ हमको क्या पता चलेगा कि सर साइन यदि निकाला जाए, साइन थीटा, तो लाल बटे कक्का से क्या आंसर आता है? लंब बटे कर्ण। थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और हमको यदि ये ए बिंदु है, यदि ये बी बिंदु है, तो बीच में कोई पॉइंट मान लेते हैं सी, तो ये सी हो गया। तो थीटा के सामने हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? सी बी अपॉन नीचे क्या है? कर्ण हाइपोटेनियस। ये तो परपेंडिकुलर है, माफ करना, नहीं, ये बेस हो गया। ये क्या है? हाइपोटेनियस। ये कितना है? r, तो यहाँ आ जाएगा r। तो सी बी बराबर कितना आ गया? r साइन θ/2। सी बी बराबर कितना है? r साइन θ/2। लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो डबल करना पड़ेगा ना, ये भी तो निकालनी है। तो आ जाएगा 2r साइन θ/2। इसको क्या कहेंगे? ए बी। रिपीट करें पूरी? चलो चलो चलो, एक बार वापस देख लीजिए, हो सकता है थोड़ी जल्दबाजी हो गई हो, कोई बात नहीं। देखो, हम इसको बाहर निकाल के लाए तो हमको कुछ इस तरीके से ये मिल गया, और हमने इसको बीच में से θ/2 एंगल कर दिया। हमेशा जब ट्रायंगल बनाते थे बचपन में, तो थीटा के सामने हमेशा होता था परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी जो भुजा के हाइपोटेनियस कर्ण, और ये होती थी बेस, मतलब आधार, या इसको हिंदी में अपन लोग आधार कहते थे।
इसको अंग्रेजी मीडियम वाले जो हैं परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको अंग्रेजी मीडियम वाले एच कहते हैं। कोई बात नहीं, अपनी अपनी मान्यता है। तो यदि हमको साइन की वैल्यू निकालनी है तो साइन थीटा बाई 2, मतलब ये एंगल निकालना है तो साइन का फॉर्मूला में लंब बटे कर्ण आता है। लंब कितना होता है? थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। ये थीटा के सामने क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर। तो हम क्या करेंगे, यदि ये ए है, यदि ये बी है तो इसको सी मान लेते हैं, तो आंसर आ गया सी बी बटे, ये सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। ये किसके बराबर है? ये त्रिज्या के बराबर है, तो आर लिख दें। तो सी बी कितना आया? आर साइन थीटा बाई 2। और हमको सी बी थोड़ी चाहिए, डबल चाहिए, तो हमने लिख दिया ए बी, इसको डबल कर दिया 2r साइन थीटा बाई 2। ये हो गया जनरल तरीका इसको मैथमेटिकली प्रूफ करने का। बाकी का वेक्टर से भी कर सकते हैं, बट टाइम आएगा तब वो करवाएंगे। ट्राइंगल लगेगा, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। तो ए बी बराबर 2r साइन थीटा बाई 2। तो इस फॉर्मूले को आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो, चाहे ये हो, इस केस में भी, इस केस में भी। ठीक है, चलिए तो हमने ऐसा कीजिए, अब हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं 2r साइन थीटा बाई 2। हाँ जी, 2r साइन थीटा बाई 2 240 का निकालिए। तो 2r साइन, हाँ जी, 240 बाई 2। तो 2r साइन 240 में 120 डिग्री, और 120 डिग्री साइन में वैल्यू कितनी होती है आपको पता है? √3/2 होती है कि नहीं होती? तो 2r इंटू √3/2, और 2 से 2 कट गया तो आंसर कितना आ गया? √3r। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। यहाँ पे भी वही कंडीशन बनी हुई है, तो ये सेकंड मेथड हो गया। यहाँ कुछ न्यूमेरिकल है नहीं, अगले पे चलते हैं। कोई बात नहीं, ये भी कोई न्यूमेरिकल नहीं है। अब सोचो यदि कोई न्यूमेरिकल आ जाता, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे इसको चेक करना है, तो ये तो फर्स्ट मेथड हो गया आपका। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ टर्न का मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकालने का तरीका, ये मेथड नंबर सेकंड हो गया। और ये मेथड नंबर थर्ड हो गया। कहाँ गया? ये वाला। अब इसको डिस्प्लेसमेंट निकालना है यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? एंगल कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का। तो 2r साइन थीटा बाई 2, 2r साइन 180 डिग्री बाई 2 बराबर 2r साइन 90, और साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। ये लो जी, अरे तो 2r मल्टीप्लाई बाई 1 मतलब 2r। और हमने भी कहा था कि यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे तो r प्लस r करोगे, 2r आंसर आएगा। देखो ये आ गया। तो आप किसी भी सिचुएशन में यहाँ करना चाहते हो तो 90 है, 90/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90/2 में है जी 90/2, 45 डिग्री। पार्टिकल यहाँ से ए से लेके बी तक चला है, और पूछ लिया उसने डिस्प्लेसमेंट बताओ। पहले तो हमने पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से ऐसे करके √2r निकाल दिया था। ठीक है, लेकिन जनरल तरीका से निकालो, जो हमेशा एप्लीकेबल है, यूनिवर्सल तरीका है। थीटा कितना है? 90। 90 का आधा कितना होता है? 45। तो 2r 45 मतलब 1/√2, और ये √2 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? √2r। ठीक है, चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। जो स्टूडेंट इसको क्वेश्चन को कर लेगा, इसका मतलब उसके दिमाग में चीज़ें जो हैं सिस्टमेटिक वे में अरेंज हो रही हैं। हालांकि ये होगा भी, हो भी सकता है और नहीं भी, पर अपन लोग कोशिश करते हैं इसको करने की। तो आप समझोगे तो इसमें कौन सा मेथड लगेगा। एक r त्रिज्या का कोई भी वृत्ताकार पथ है, एक r त्रिज्या का कोई वृत्ताकार पथ है, कोई रास्ता है। एक कण 9/4 9/4 चक्कर पूरे करता है। तो दूरी तथा विस्थापन बताइए। विस्थापन थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर दूरी सबने निकाल दी होगी, क्योंकि अभी हमने आपसे कहा था कि सर यदि चक्करों की संख्या गिवन हो, कौन सा लगाएंगे? मेथड नंबर फर्स्ट लगाएंगे। चक्करों की संख्या गिवन है, n बराबर कितना है? 9/4। तो इतना दिमाग ही नहीं लगाना है भाई। डिस्टेंस इक्वल टू n इंटू 2πr। कितना आया? 9/4 इंटू 2πr। कैंसिल आउट कीजिए, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो 9
पाई आर बाई 2, ये आ गया हमारा डिस्टेंस। क्या आ गया ये? डिस्टेंस। ये लो जी, इतना आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट का। ये हो गई समस्या, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में सर ना तो हमारा कॉमन सेंस लग रहा है कि आधा है, पूरा है, √2r लगाएं, पाइथागोरस लगाएं, और ना ही एंगल दिखाई दे रहा है। तो ऐसे केस में ये सोचो कि पार्टिकल अपनी पोजीशन स्टार्ट करेगा, कहीं से भी करेगा, माना यहाँ से करता है ए से, और 9/4 चक्कर लगाता है। तो 9/4 होता कितना है? 9/4 का मतलब होता है, भाग लगाइए, 9 में 4 का भाग लगाएंगे 2 टाइम्स जाएगा, प्लस 1/4 और बचेगा। अरे बचेगा ना, 2 + 1/4। इसका मतलब इस कण ने 2 चक्कर तो पूरे लगाए हैं और फिर 1/4 चक्कर लगाया है। तो किस तरीके की मोशन है? यहाँ से चला होगा, अपना एक टर्न पूरा किया होगा, फिर दूसरा किया होगा, फिर यहाँ जाके रुक गया होगा। तो इसका मतलब लास्ट में उसने इतना और एक्स्ट्रा कवर किया है। तो पहले चक्कर में यहाँ से चल के वापस यहाँ आया, डिस्प्लेसमेंट 0, यहाँ से चल के वापस यहाँ आया, डिस्प्लेसमेंट 0, यहाँ से चल के यहाँ जो आएगा उसका कितना होगा? फाइनल पॉइंट कहाँ है इसका? बी पे। तो ए से बी तक कितना आएगा आंसर? √2r। हम रिपीट कर रहे हैं, रुक जाओ सोचो। पार्टिकल ए से चला, ठीक है, और ए से चल के घूम घाम के वापस अपने पॉइंट पे आ गया। तो इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है। तो इस केस में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आया? 0। फिर पार्टिकल वापस यहाँ से चला, फिर एक बार और चक्कर लगाया, वापस 0, लेकिन वापस चलता चलता वापस यहाँ आया और यहाँ के बाद वो यहाँ रुक गया। तो कहने का मतलब क्या है? वो कहीं भी चले, डिस्प्लेसमेंट को रास्ते से कोई मतलब नहीं है। वो चाहे 20 चक्कर लगाए या 50 लगाए, डिस्प्लेसमेंट चाहता है कि कहाँ से स्टार्ट किया? ए से, और फाइनली कहाँ आके रुका? वो बी पर। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। और आप ये जानते हैं √2r होती है। आप कहेंगे सर ये तो कुछ रटने वाला काम हो गया। रटने वाला हो गया तो अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन वही है, लेकिन इस बार हो गया 9/2। तो 9/2 में हमारा डिस्टेंस निकालना तो बिल्कुल इजी है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 9/2 × 2πr, ये हो जाएगा डिस्टेंस निकालने का तरीका। तो 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आया? 9πr। लेकिन प्रॉब्लम सर डिस्प्लेसमेंट में। चलिए बताइए किसका आंसर आ गया? डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें? तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का बहुत आसान तरीका है। अभी हम हालांकि ट्रिक बताएंगे, सीख लीजिए। 9/2 चक्कर लगाए उसने, इसका मतलब 9 में 2 का डिवाइड कीजिए, 4 बढ़ जाता है, प्लस 1/2 और बचता है, ठीक है। इसका मतलब 4 चक्कर तो उसने पूरे लगाए हैं। तो 4 चक्कर जब पूरे लगाएगा तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता रहेगा? 0। उसके बाद आधा चक्कर लगाएगा, तो इसका मतलब हमारा जो काम है वो लास्ट वाले से है। जब पार्टिकल 4 चक्कर लगा के यहाँ पहुँचेगा और यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ जाके रुक जाएगा, क्योंकि आधा चक्कर उसको एक्स्ट्रा लगाना है। तो ये कितना होता है? 2r। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2r। कैलकुलेशन करते ही नहीं। आप कहेंगे सर ये तो थोड़ा सा कम समझ में आया, हमको बार बार ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। करो ही मत, एक तरीका और बता देते हैं। सोचो जब 9 में 4 का डिवाइड था, मतलब नीचे 4 था, तो आंसर आया था √2r। मतलब जब नीचे 4 था 9/4, जैसे 7/4, 3/4, तो जब 9/4, 3/4, 7/4 हो तो हमेशा लास्ट में 1/4 बचता है। और जब हमेशा लास्ट में 1/4 बचेगा तो आंसर हमेशा √2r आएगा, क्योंकि 1/4 में ये वाला डिस्प्लेसमेंट कवर होता है। अगला देखो, यदि कभी भी 5/2, 9/2, 11/2 आए तो लास्ट में हमेशा क्या बचेगा? 1/2। जैसे फॉर एग्जांपल ये 11/2 होता, डिवाइड कीजिए, 5 टाइम्स जा रहा है, प्लस 1/2। यदि ये 17/2 होता तो कैसे डिवाइड कीजिए, 8 प्लस 1/2। तो कहने का मतलब यदि नीचे 2 लगा है, 1/2 का मल्टीपल में है, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि लास्ट में आधा चक्कर एक्स्ट्रा वो करेगा। और यदि आधा चक्कर एक्स्ट्रा कर रहा है तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 2r। तो यहाँ हमको एक जनरल मेथड मिल गया
क्या मिल गया कि यदि हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है, और यदि उलझने वाला मामला है तो आप एक काम कर सकते हैं। पहले तरीके में तो यदि n के नीचे 4 है, ठीक है, n/4 है, और यदि n बराबर यहाँ पे ओड नंबर में है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, कुल मिला के क्या होना चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। विषम संख्या है तो हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा, √2r, क्योंकि सब में 1/4 बचेगा। दूसरा, यदि n/2 हो, ठीक है, जैसे 5/2, 9/2, और यहाँ n कैसा होना चाहिए, 1 हो, 3 हो, 5 हो, कुल मिला के विषम संख्या में 17 हो, 23 हो, कोई भी हो, तो हमेशा 1/2 रिमेनिंग रहेगा। तो इसके लिए जो हम डिस्प्लेसमेंट इस्तेमाल करेंगे वो कितना करेंगे, 2r करेंगे, ठीक है, और कंप्लीट चक्कर हो तो 0 हो जाएगा। तो ये तरीका हो गया। तो अब तक हमने जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसकी एक बार समरी कर रहे हैं, जरूर सुन के जाइएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने बताया कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है उसमें बेसिक डिफरेंस है रास्ते में तय की गई लेंथ का। यदि कंप्लीट लेंथ है तो डिस्टेंस हो जाएगा, और प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी है तो डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका होता है इनिशियल पॉइंट पे खड़े होकर फाइनल की तरफ देखना। आज हमने जो लेक्चर लिया है उसमें डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन निकालने का एक भी न्यूमेरिकल नहीं कराया, केवल अभी तक हमने एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है वो निकालने का तरीका बताया। आगे आने वाले टाइम में जो हम न्यूमेरिकल कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन निकालने का तरीका बताएंगे। इस वजह से आप हमेशा इनिशियल पॉइंट पे खड़े होकर फाइनल की तरफ देखकर ही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को लगाइएगा। दूसरा, हमने लीनियर टाइप के क्वेश्चन किए, बड़े सिंपल से थे कि r फाइनल माइनस r इनिशियल या x फाइनल माइनस x इनिशियल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सर्कुलर मोशन वाले, जिसमें डिस्टेंस निकालने का हमारे पास 3 तरीके थे। सबसे पहला जो तरीका था उसमें हम करते थे n × 2πr, और ये कब लगाते थे, चक्करों की संख्या गिवन हो, ठीक है, दी गई हो, ये लगाते थे। दूसरा, जो हमारा सेकंड मेथड है वो कब लगाते थे, कौन सा था सर, हमको तो देखो ऐसे ही याद रहता है 360 किसके बराबर है, 2πr लेंथ कवर करता है, या इसको मीटर में भी लिख सकते हैं। तो 1 डिग्री में कितना करेगा, 2πr/360 मीटर। और बताइए थीटा डिग्री यदि कोई देगा तो 2πr/360, बेटर ये रहता है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा इजी लगेगा। तो πr/180 मल्टीप्लाई बाई थीटा डिग्री, यहाँ पे डिग्री में आंसर लिखना है, ठीक है। तो आप यदि थीटा डिग्री में क्वेश्चन गिवन हो, ठीक है, इस तरीके से लिख लेना चाहिए जिससे पता लग जाए अप्लाई कहाँ करना है। इसी से अप्रोच बनती है, थीटा दिखाई दे रहा है ये लगा दो, है ना, अप्रोच इसी से बनती है। जो तीसरा तरीका बताया था हमने वो क्या बताया था सर कि थीटा बराबर 4 त्रिज्या और L बराबर थीटा गुणा r। और यहाँ जो थीटा है, एक ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ थीटा किस में लेना है, थीटा रेडियन में ही होना चाहिए, ये ध्यान रखना। और रेडियन में बदलने का एक तरीका है, 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन, ठीक है। तो यदि थीटा डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो थीटा का मल्टीप्लाई π/180 से कर दें तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, रेडियन। तो हमारे पास सबसे जनरल तरीका क्या हो गया, तो जनरल तरीका हम ऐसे भी लिख सकते हैं, L बराबर इसको रेडियन लिखना है ना, एक काम करो इसको लिख लो, यदि थीटा डिग्री में हो तो कैसे निकालेंगे, L बराबर, हाँ जी, थीटा की जगह ये लिख दो
थीटा मल्टीप्लाई बाई पाई बटी 180 रेडियन। देखो हो सकता है हम कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हूँ, पर आप रिलैक्स रहिए, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। ठीक है, आर। आप डर मत जाना सर यहाँ भी थीटा है, इतना सारा मल्टीप्लाई क्यों हो गया, ऐसा करो इसको हटा दो, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा फालतू का, कोई सेंस है नहीं। चलिए, तो अब हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने का। देखो डिस्प्लेसमेंट या तो आप जनरल मेथड लगाओ जो बेसिक आपको पता हो, और नहीं है तो हमेशा चलने वाला यूनिवर्सल मेथड है ये। कैसा है? यूनिवर्सल। ये ऑलवेज ऑन ऑलवेज हॉट है, हमेशा चलेगा। तो इसका है डेल्टा आर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर 2r साइन थीटा बाई 2। आप ये समझ लीजिए कि ये जो 2r बाई साइन थीटा बाई 2 है ना, ये डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका है। हालांकि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, इनिशियल और फाइनल के बीच का डिफरेंस निकालना। ये तरीका हमेशा अप्लाई होता है हर वेक्टर क्वांटिटी में। मतलब ये तो इनिशियल और फाइनल के बीच में लंबाई निकालने का तरीका हो गया 2r साइन थीटा बाई 2। यदि वेलोसिटी होती है ना तो 2b साइन थीटा बाई 2 हो जाता है। मतलब क्या है, मतलब यदि वेलोसिटी निकालनी है तो हो जाता है 2b साइन थीटा बाई 2, वेलोसिटी का अंतर कहलाता है। ठीक है, जैसे एक पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड से इस दिशा में जा रहा है, ठीक है, और पार्टिकल जो है फॉर एग्जांपल दूसरा पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो अपन लोगों को डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए उनके बीच का एंगल चेक करना होता है। वेक्टर क्या है, डिस्प्लेस हो जाते हैं, तो इसको चाहो तो इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो। अभी हम हालांकि अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाना, नहीं समझ में आ रहा हो तो आगे हम बात करेंगे। तो यदि ये एंगल थीटा है तो सेम तरीका अप्लाई करेंगे 2b साइन थीटा बाई 2। क्या निकल के आ जाएगा, वेलोसिटी। अच्छा, एक्सेलरेशन निकालना है तो भी पॉसिबल है, ठीक है, और यदि मोमेंटम निकालना है वो भी पॉसिबल है, संवेग निकालना है ना तो वो भी संभव है। हमने बता दिया है, हालांकि जब टाइम आएगा ना तब वापस बताएंगे, पर हमने बता दिया है कि जिस तरीके से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं उसी तरीके से हम वेलोसिटी और मोमेंटम भी कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा आज का बेसिक लेक्चर जो आपने समझ लिया है। ये जो रोटेशन वाले क्वेश्चंस हैं, सर्कुलर पाथ में चलने वाले क्वेश्चन हैं, काफ़ी बार पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी।